अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ठीक हो? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा बेटे, आज हम लोग जो है वो एक और डिफरेंट एंटेना टाइप पढ़ेंगे, ठीक है? प्लेनर एंटेनाज ये कहलाते हैं, ठीक है? और प्लेनर एंटेनाज में हम दो एंटेनाज पढ़ेंगे। एक है पैच एंटेना और एक है स्लॉट एंटेना। प्लेनर ये एंटेनाज इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि अपने प्रोफाइल के हिसाब से ये टू डायमेंशनल प्लेन की तरह है, या एक ही प्लेन में लाई करता है पूरे को पूरा एंटेना। इसमें यानी 3D स्ट्रक्चर नहीं है। जिस तरह कल आपने हॉर्न देखा या डिश देखा, हीलिक्स आप लोगों ने देखा हुआ है, यागी आपने देखा है कि वो एक सॉर्ट ऑफ 3 डायमेंशनल सा स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ये दोनों एंटेनाज हैं, पैच या स्लॉट, ये दोनों 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं। जो थर्ड डायमेंशन है वो बहुत मिनिमल सी है इसमें, ठीक है? तो दो तरह के हम एंटेनाज देखेंगे, एक पैच और एक स्लॉट। जो प्लेनर एंटेनाज हैं, इनके दूसरे एंटेनाज पे ऊपर कुछ एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से ये एंटेनाज काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है? एक एडवांटेज ये है कि ये एंटेना लो प्रोफाइल है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इनकी फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी आसान है, इजी प्रोसेस है। तीसरी आसानी इसमें ये है कि ये ड्यू टू बोथ ऑफ दीज रीजंस ये काफ़ी लो कॉस्ट होते हैं, ठीक है? अभी हम आगे जाके देखेंगे कि जिन मटेरियल से ये एंटेना बनते हैं वो भी काफ़ी नॉर्मल मटेरियल्स हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। फिर ये कि एक और जो प्रॉपर्टी है वो ये है कंफॉर्मेबिलिटी टू द सरफेस। मतलब एडवांटेज ये है कि जिस तरह से बॉडी की शेप है, आप एंटेना को उस बॉडी के ऊपर ही पेस्ट कर दें पैच को, क्योंकि ये एक पैच है तो लिटरली देखने में भी एक पैच की तरह का ही नज़र आता है, ठीक है? छोटा सा एक मेटल का टुकड़ा आपको कॉपर का नज़र आता है, तो आप इसको डायरेक्टली अगर उसके ऊपर ही पेस्ट कर दें जिस सरफेस के लिए आपने इसको डिज़ाइन किया है, तो वो डायरेक्टली वहाँ पे बन जाता है, ठीक है? एंटेना के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। एक और एडवांटेज ये है कि इस प्लेनर एंटेना में डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से जो मिनिचराइजेशन है इसकी, यानी इसको छोटा करना है इसके साइज़ को, उसकी पॉसिबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका किसी भी एंटेना के साइज़ को रिड्यूस करने का ये है कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी, उतना छोटा एंटेना होगा आपका, उतना छोटा डिज़ाइन होगा। लेकिन एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप ये एंटीना डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फर्दर ऑन डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए से आप इसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। एक और इसमें एडवांटेज ये है कि अगेन मुख्तलिफ टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट करके आप सेम पैच को मल्टी फ्रीक्वेंसी, यानी एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के लिए, या मल्टी पोलराइजेशन, एक से ज़्यादा पोलराइजेशंस के लिए आप इसको डिज़ाइन या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो स्लॉट एंटेना है, ठीक है? इसका नाम बिल्कुल इसकी शक्ल से ही निकला है। कॉन्फ़िगरेशन इसकी ये है कि हमारे पास ये एक मेटालिक शीट है, ठीक है? ये वाली जो आपके सामने नज़र आ रही है, और हमने क्या किया है कि इसके अंदर हमने कटिंग करके एक स्लॉट बना दी है, ठीक है? ये जो कटिंग है, ये अब हमारा एंटेना के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैंने शुरू में शायद आपको एक बात तज़किरा की थी कि जो एंटेना है उसमें हमारे पास इन्हेरेंटली 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, और एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है? तो जो मैग्नेटिक डाइपोल है उसमें हमें पता है कि ये लूप ऑफ करंट है, ठीक है? तो जो भी मैग्नेटिक डाइपोल होगा, या जहाँ पे भी हमारे पास एक करंट का लूप होगा, वो हमारे पास एक एंटेना के तौर पे बिहेव करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में
हमारे पास है कि अगर एक कैपेसिटर की तरह की अरेंजमेंट हो या एक नॉर्मल डाइपोल की तरह की अरेंजमेंट हो, यानी जहाँ पे भी हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी या दो डिस्टिंक्ट इलेक्ट्रिकल पोल्स होंगे जहाँ पे चार्जेस मौजूद होंगे और उनकी वेरिएशन हो रही होगी, तो वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल होगा। ठीक है, तो अगर आप स्लॉट देखें तो इसके बिहेवियर में इफ़ यू लुक एट इट, कि जब आपने इसको यहाँ पे फीड किया है तो ऑफ कोर्स जो करंट है उसने ट्रैवल करना है इसके अंदर, यानी मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट ने ट्रैवल करना है। ठीक है, तो इसमें जो करंट है इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग, ठीक है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। ठीक है, फर्दर ऑन अगर आप देखें तो यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन के दिस लाइन इज नेगेटिव एंड दिस लाइन इज पॉजिटिव, तो अगेन देयर वुड बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो देखने में इट इज अ लूप, मैग्नेटिक लूप या मैग्नेटिक डाइपोल लूप, तो दैट्स व्हाई इट बिहेव्स एज एन एंटेना। ठीक है, जो लिमिटेशन है डिजाइन में, अगेन डाइपोल की तरह से ये जो स्लॉट है इसकी अपनी डायमेंशन भी हमारे पास λ/2 है। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप देखिए तो जो इसकी लेंथ है वो λ/2 है, ओवरऑल जो स्लॉट है उसकी लेंथ। तो currents are not confined to the edges but are uniformly spread uniformly across the sheet. Radiation occurs equally from both sides of the sheet. If the slot is horizontal, the radiation normal to the sheet is vertically polarized. मतलब इस configuration में हम ये कहेंगे कि ये वर्टिकल पोलराइजेशन है। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये वर्टिकल पोलराइजेशन है? शीट तो हॉरिजॉन्टल कट हुई हुई है। कुछ ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें ये नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में अलाइन हुई हुई है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ वर्टिकली पोलराइज्ड। अगर आपने इस तरह से इसको कट किया हुआ है, मतलब इफ यू हैव मेड इट लाइक दिस, तो देन इट वुड बी हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। ओके, जो स्लॉट है, अब हमने स्लॉट तो कट आउट कर लिया, लेकिन अब हमने उसको फीड भी करना है। ठीक है, तो स्लॉट को फीड करने के लिए एक जो मोस्ट सिंपल मेथड है दैट इज बाय यूजिंग अ कोएक्सियल केबल। आप ये देखें आपके सामने जो अरेंजमेंट है, इसमें अपर पार्ट ऑफ द स्लॉट को हमने इनर कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और जो लोअर पार्ट ऑफ द स्लॉट है उसको हमने आउटर कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये एक बात कह रहे हैं कि इम्पिडेंस ऑफ द स्लॉट इज वेरी हाई, सो एन ऑफसेट फीड इज यूज्ड फॉर बेटर मैचिंग। अच्छा चलें, एक तो ये बात हो गई। अगर हम स्लॉट को सेंटर में फीड करते हैं तो आपका क्या ख्याल है उसके बारे में? नॉर्मली एक डाइपोल को हम सेंटर में फीड कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमें क्या मसला हो सकता है? ये कह रहे हैं जी सेंटर में उसकी इम्पिडेंस बहुत हाई होती है। नॉर्मली जो हमारे पास स्लॉट के ऊपर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस फॉर्म में होती है कि अगर ये स्लॉट है तो करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इस तरह से। दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। अब आप ये देखिए कि जो सेंटर ऑफ द स्लॉट है उसमें करंट इज 0। ठीक है, तो दैट्स व्हाई V is equal to IR, R is equal to V over I. So if the current is 0,
then the impedance is very high. ठीक है, तो since the slot is designed to have a zero current in the center, तो that's why अगर आप यहाँ पे कोई फीड लगा देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, ऑल्सो क्योंकि इम्पिडेंस काफी हाई है सेंटर के ऊपर, तो दैट्स वाई इम्पिडेंस मैचिंग भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला है. ठीक है, तो दैट्स वाई आप ऑफसेट फीड कर रहे हैं सो दैट यू कैन मैच द इम्पिडेंस कन्वीनियंटली या इजीली. The slot can also be energized by using a waveguide. इस बात का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा आगे जाके देखते हैं. ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है कि एक λ/2 स्लॉट जो है वो एक फ्लैट स्ट्रिप डाइपोल की तरह से बिहेव करती है. सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ई और एच फील्ड जो है वो आपस में इंटरचेंज है. अगर आप इन दोनों सेक्शंस को देखिए तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है. ये स्लॉट का रेडिएशन पैटर्न है, इट इज सिमिलर टू अ डाइपोल. जिस तरह से डाइपोल का हमारे पास एक फिगर ऑफ 8 आता है, इसी तरह स्लॉट का भी हमारे पास एक फिगर ऑफ 8 आता है. डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो ये जो चीज है ये कंफॉर्मेबिलिटी से या कंफॉर्मेबिलिटी को रेफर करती है. ठीक है, अगर सिलेंड्रिकल सरफेस है तो उसके ऊपर आपने एक एंटेना बना लिया, इस तरह की कर्व्ड सरफेस है उसके ऊपर आपने एंटेना बना लिया. ठीक है, अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको स्लॉट की एक अरे दिखाना चाहता हूँ. बस ये ले लो. अच्छा जनाब, ये आपके सामने क्या है, मैंने लिखा है स्लॉटेड वेव गाइड. ठीक है, तो अभी लिखा ये हुआ था कि हम स्लॉट एंटेना को वेव गाइड से भी फीड कर सकते हैं. तो नॉर्मली स्लॉट एंटेना को वेव गाइड से फीड करने की बजाय हम क्या काम करते हैं कि हम वेव गाइड के अंदर ही, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है, तो उसके अंदर ही हम स्लॉट्स कट आउट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो वेव गाइड जो है वो एक एंटेना में कन्वर्ट हो जाती है. और नॉर्मली हम इसको अरे कहते हैं क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स हम उसमें कट आउट करते हैं या मुख्तलिफ जगहों पे. तो अब आपका लास्ट वीक का टास्क क्या था, मैंने आपको ये कहा था कि आपने मैटलैब के ऊपर एक यूनिफॉर्म लीनियर अरे आपने बनानी है. आप लोगों ने वो टास्क कर लिया कि नहीं किया अभी तक? क्यों जनाब? लास्ट वेडनेसडे को मैंने आपको टास्क दिया था, आप लोगों ने कर लिया कि नहीं किया? जी सर, स्टार्ट किया हुआ है सर, शुरू किया है. तो उसकी डेडलाइन कब थी? एक वीक का टाइम था, मैंने लास्ट वीक आपको दिया था, तो सुनो, तो कल उसकी डेडलाइन हो चुकी है चाहिए थी. जी बेटा बताइए. सर असाइनमेंट नहीं बनी हुई थी, इस वजह से सबमिट नहीं हुआ. अच्छा चलो मैं बना देता हूँ. ओके, इस वीक का टास्क आप सुन लीजिए, मैं आज दोनों ही अपलोड कर देता हूँ. इस वीक का टास्क ये है कि जो
स्लॉटेड वेवगाइड एंटेना है, आपने इसको स्टडी करना है, ठीक है, और इसके बारे में आपने लिखना है 2 पेजेस, मतलब एक A4 पेज की 2 साइड या 2 पेजेस, जिसमें आपने मेनली ये बताना है कि जो एक स्लॉटेड वेवगाइड अरे है ये किस तरह से काम करती है, इसमें क्या करंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इससे आप किस तरह का पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो बीम पैटर्न है उसकी शेप क्या होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अगर आप उसको चेंज करना चाहें पैटर्न की डायरेक्शन को तो आपके पास क्या तरीकाकार है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होती है, ठीक है। तो 4 चीजें मैं आपसे पूछूंगा, आप आज असाइनमेंट अपनी देख लीजिएगा, तो ये आपका इस वीक का टास्क होगा, ठीक है। ये करने के लिए आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप बेशक इंटरनेट सर्च कीजिए, बेशक बुक को स्टडी कीजिए। तो मुझे 2 पेज चाहिए, कुछ 4 चीजें मैं आपसे पूछूंगा स्पेसिफिकली, उन चारों चीजों पे बेशक एक एक पैराग्राफ, यानी 1/4 पेज, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन देर शुड बी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर एनीबडी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि इसमें आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। प्लीज एक दूसरे का कॉपी नहीं कीजिएगा। ओके सर बेटा, जो लास्ट वीक का टास्क है उसकी कब होगी डेडलाइन? बेटा मैं आज क्रिएट कर देता हूँ ना, आप रात 12 बजे तक उसमें सबमिट करा दो। सर वीकेंड तक कर दें। बेटा 1 वीक का टाइम दिया था आपको। सर वो तो है सर, लेकिन इश्यूज आ रहे थे और ओपन एंडेड लैब में भी सर इश्यूज आ रहे हैं। बेटा कोई बात नहीं, उसका उसका मतलब ओपन एंडेड का यही है कि देयर कैन बी मेनी आंसर्स टू इट। तो जितना भी आपने किया है आप उसको सबमिट करा दें, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जितनी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है वो आप जमा करवा दें, कोई मसला नहीं है। आप ड्रैग ऑन करेंगे तो उल्टा आपका टाइम भी लगेगा, और आई डू नॉट नो हाउ मच बेनिफिट वुड इट गिव यू। सर थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि सर हमारी और भी बहुत सारी डेडलाइंस चल रही हैं। बेटा ये तो वीकली सा टास्क है, चले मैक्सिमम आप कल तक का टाइम ले लें, वीकेंड ना लें। अपना वीकेंड क्यों खराब करना अपने पढ़ाई में। सर आराम फ्राइडे से करते हैं फिर, क्योंकि सर हमारी डेडलाइंस कल तक ही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की भी असाइनमेंट्स हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं बेटे, फिर क्या हुआ, वीकेंड आराम से फारिग गुजारिएगा। सर फ्राइडे ही तो कह रही हूँ मैं, वीकेंड नहीं कह रही। अच्छा चलो फ्राइडे कर लो, ठीक है, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे। थैंक यू सर। लेकिन जो अगला टास्क है, ठीक है, वो फिर उसके लिए सिर्फ 1 वीक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके बेटा, अगली चीज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज अ माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके सामने है। हमारे पास क्या है, वी हैव अ मेटालिक पैच, ठीक है, एंड देन अंडरनीथ उसके क्या है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, यानी सबस्ट्रेट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर आप देखें तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताई हुई है, ठीक है। और उसके नीचे यू हैव अ परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, जिसको हमने ग्राउंड प्लेन का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव अ मेटालिक शीट यहाँ पे ऊपर, तो configuration is that you have a metal, normally copper, then underneath you have a dielectric, underneath again you have a metal, ठीक है। तो ये आपको किस तरह की अरेंजमेंट नजर आ रही है, कौन सी और कौन सा ऐसा और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो कि इसी अरेंजमेंट से बनता है। सर कैपेसिटर। वेरी गुड, कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर तो एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, ठीक है, और एंटेना एक एनर्जी रेडिएटिंग या रिलीजिंग डिवाइस है। तो आपको क्यों ऐसा, क्या आपको ऐसा लगता है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन हो लेकिन एक जो कंपोनेंट है उसका काम
एनर्जी स्टोर करना हो और दूसरे का काम एनर्जी रिलीज करना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये चीज़ तो हमने इन्फिनिटी जो डायपोल पढ़ी थी उसका भी तो हमने कंसीडर किया था कि एक बहुत ही स्मॉल पीस कंसीडर करें और उसके दो साइड प्लेट्स हैं। बिल्कुल ठीक है, वहां पे हमने करंट को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी ना, तो साइड पे जो कैपेसिटर्स रखे थे वो इस वजह से रखे थे सो दैट द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है, वहां पे उसका ये मकसद था। लेकिन उसी बात को थोड़ा रिकॉल करके बताएं कि एक ही इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट हो लेकिन एक में रेडिएशन हो दूसरे में ना हो, तो ऐसा क्यों करोगा? क्या आपको लगता है ऐसा? या अगर आपको एक कैपेसिटर को एंटेना में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सर डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ चेंज होगी इसमें। वेरी गुड, एक आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे या कम? कम करेंगे, वेरी गुड। क्यों? होगा उतना ज़्यादा स्टोरिंग होती है। वेरी गुड। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी भी मटेरियल का, वो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ये बताने के लिए कि कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज उसमें स्टोर किया जा सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना उसमें कंफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो फॉर एन एंटेना द रूल ऑफ थंब इज कि स्मॉल इज द डाइलेक्ट्रिक, मोर इज द एंटेना। कौन सा ऐसा पैरामीटर होगा जो कि रेडिएशन रिलेटेड है एंटेना का? कोई भी एंटेना अच्छा रेडिएटर है या नहीं है, कौन सा ऐसा पैरामीटर बताता है? कल भी हम बात कर रहे थे जब इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहे थे। सर रेडिएशन रेजिस्टेंस और लॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, रेडिएशन रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो एंटेना क्या होगा? उतना अच्छा रेडिएट करेगा। उतना अच्छा रेडिएट करेगा, इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी उतनी हाई होगी, ठीक है, ऐसी बात ही है। जी सर। So if you want to improve the efficiency of a patch antenna, you should always go for a low dielectric constant substrate material या low dielectric constant dielectric material, ठीक है। नॉर्मली जो वेरी एक बहुत पॉपुलर कैंडिडेट है एंटेनास, माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास बनाने के लिए, दैट इज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका नाम है ड्यूरॉइड 5880, ठीक है। इसकी जो परमिटिविटी है दैट इज 2.2। ये काफ़ी कॉमन मटेरियल है, बहुत एफिशिएंट है, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। और जो कंपनी इसको बनाती है उसका नाम है रॉजर्स कॉरपोरेशन, ठीक है, रॉजर्स कॉर्प। तो अगर आप खाली ड्यूरॉइड 5880 को सर्च करें तो इसकी परमिटिविटी इज 2.2। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो कि इस्तेमाल होता है बनाने के लिए, एंटेनास बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दूसरा और पॉइंट दूसरा हमने कंसिडर किया कि नहीं किया? और क्या फर्क होगा कैपेसिटर में और एक एंटेना में या एक माइक्रोस्ट्रिप एंटेना में, क्या फर्क हो सकता है? सर डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। मे बी टू सम एक्सटेंट लेकिन नॉट टू मच। इसके बारे में बताइए, व्हाट इज दिस एक्स सी, ये क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Capacitive reactance, what is the formula? 2 pi fc 1 under 2 pi fc. Okay, if the frequency is 0, so what is the value of xc for DC? 0 हो गया ना, तो xc की क्या वैल्यू होगी? 1/0 इज व्हाट? इंफिनिटी ना, अनडिफाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डीसी के लिए कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, वेरी गुड। एंटेना के अंदर आर वी टॉकिंग अबाउट डीसी करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट? व्हाट इज द करंट वी आर टॉकिंग अबाउट? अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। Alternating current, so it would have some frequency ना,
यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी आर चेंजिंग द करंट कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज अ कैपेसिटर आफ्टर ऑल, ठीक है, इट इज गोइंग टू बिहेव एज एन एंटेना। और फर्दर ऑन अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को भी कम कर दें दरमियान में से, यानी उसकी परमिटिविटी को भी हम कम कर दें, तो स्टिल एक और हमें एडेड एडवांटेज ये होगा कि इट वुड बी अ गुड एंटेना, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी और ज्यादा हाई हो जाएगी बिकॉज इसकी रेडिएशन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, समझ लग गई बात? जी सर। ओके, तो जो माइक्रोस्ट्रिप एंटेनाज है दे आर वेरी वेरी वेरी, जितना मर्जी आप वेरी साथ में लगा लें, 10⁻10 कर लें वेरी को, फिर भी कम होगा। दे आर वेरी पॉपुलर, ठीक है, हर तरह की एप्लीकेशन में माइक्रोस्ट्रिप एंटेनाज ने टेक ओवर कर लिया है। बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका मिनिचराइजेशन ऑफ ओवरऑल कंपोनेंट्स में, सिस्टम ऑन द चिप। आप अपने FYPs के लिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे होंगे, वाईफाई शील्ड है, आर्डिनो है, जिगबी है, काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट, ब्लूटूथ मॉड्यूल्स हैं जिसमें ऑलरेडी कंट्रोलर के बराबर में PCB के ऊपर ही ऑलरेडी एक एंटेना लगा हुआ होता है। ठीक है, आपको कोई एक एडिशनल एंटेना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज जो सेम टेक्नोलॉजी जो कि PCB को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वही एंटेना को बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो जितने भी सिस्टम ऑन द चिप हैं उन सारों के अंदर माइक्रोस्ट्रिप एंटेनाज आर देयर, मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, सैटेलाइट्स में, मिसाइल एप्लीकेशंस में बिकॉज ऑफ द कन्फॉर्मेबिलिटी, एयरक्राफ्ट में आपने वो ईजा देखा था, मैंने आपको दिखाया था, GPS जो गैलीलियो का जो सैटेलाइट था वो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो दे आर वेरी पॉपुलर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द एंटेना टाइप्स दे आर नाउ कन्वर्जिंग टू माइक्रोस्ट्रिप। फायदा क्या है? अगेन लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, लो कॉस्ट है, कंफॉर्मेबल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ पे आप देखें, आपके सामने लिखा हुआ है लो एफिशिएंसी है। ठीक है, लो एफिशिएंसी क्यों है? One is limitation of the dielectric material. There is another limitation which is जो कि एक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है which is called लॉस टेंजेंट। क्योंकि ये हमारे कोर्स का इतना पार्ट नहीं है तो इस वजह से हम इसमें नहीं जाते, लेकिन अगर आप वो जो ड्यूरॉइड 5880 मैंने आपको बताया, अगर आप उसकी डेटा शीट देखेंगे तो देर इज अ पैरामीटर विच इज कॉल्ड टैन डेल्टा। और क्योंकि इट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और जो कन्फिगरेशन है इट इज़ लाइक ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, तो जो मटेरियल है इटसेल्फ उसके अंदर भी एनर्जी लॉसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन हैविंग सेड दैट, अब जो नॉर्मल पैच एंटेनाज हैं, जिस तरह आपने अपने एंटेना लैब में भी बनाया होगा, उसमें नेक सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे जो रेडिएशन एफिशिएंसी आपको रिपोर्ट कर रहा था सॉफ्टवेयर, दैट वाज अप टू 98%, व्हिच इज क्वाइट हाई। ठीक है, तो इट डिपेंड्स व्हाट सॉर्ट ऑफ मटेरियल यू यूज। नाउ देयर आर मटेरियल्स अवेलेबल जो कि पैच एंटेनाज को जिन्होंने काफ़ी हाईली एफिशिएंट कर दिया है। ठीक है, एक जो मेजर डिसएडवांटेज है पैच एंटेना का, दैट इज दी लो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, ये इन दोनों के दरमियान में कॉमा है, पूरी स्पीड रेडिएशन, लो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी। ये आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? या ऐसा क्यों कर होगा? चलिए, इस बात का जवाब देने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सॉरी, अच्छा डेटा शीट आ गई है। अच्छा बेटा देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी लैमिनेट इसमें कहा हुआ है, काफ़ी सारी एप्लीकेशन उन्होंने बनाई हुई हैं। मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दो चीज़ें हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम 5880 को देख रहे हैं, 2.2 है इसकी। लॉस टेंजेंट टैन डेल्टा, टैन डेल्टा की अगर आप वैल्यू देखें तो दिस इज डिपिक्टिंग अबाउट अ लॉस, द वैल्यू इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जिसका मतलब है कि एंटेना इज गोइंग टू बी वेरी गुड या हाईली एफिशिएंट। इसको देखिए, व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड जो कॉपर है ये उसकी थिकनेस बताई गई है।
18 माइक्रोमीटर या 35 माइक्रोमीटर, ठीक है। अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाएं तो इट इज 70 माइक्रोमीटर, ठीक है, ठीक है। दिस इज 70 माइक्रोमीटर, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल थिकनेस, ठीक है। तो आप मुझे ये बात बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कितनी पावर सस्टेन कर सकता है या कितनी पावर को रन थ्रू करवा सकता है, तो इस बात की डिपेंडेंस किस चीज के ऊपर है? उस सर्किट में कौन सी ऐसी चीज है जो कि ये बताएगी कि कितनी पावर हैंडल हो सकती है? क्यों जनाब? आपके घर में अचानक पावर सर्ज हो गई तो कौन सी ऐसी चीज घर में लगी हुई होती है जो सबसे पहले ट्रिप करती है? सर्किट ब्रेकर्स। वेरी गुड, सर्किट ब्रेकर। कई घरों में अगर पुराने बने हुए हो तो सर्किट ब्रेकर के अलावा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए एक चीज लगाई जाती थी या लगाई जाती है। अभी तो फ्यूजेस। सर्किट ब्रेकर अभी तो रिले बेस्ड हो गए हैं ना, ठीक है। जैसे ही हाई पावर आती है तो मैग्नेटिक कॉइल जो है वो लैच अप कर जाती है और रिले एक्ट हो जाती है, ठीक है, ऑफ हो जाता है। जो पुराने सर्किट ब्रेकर्स थे वो किस तरह के बने हुए होते थे? सिर्फ फ्यूजेस होते थे उसमें। वेरी गुड, फ्यूज बेस्ड। तो फ्यूज क्या हो जाता है अगर हाई सर्ज आ जाए? सिर्फ ब्लो हो जाता है, फ्यूज ब्रेक हो जाता है बीच से, वायर जो होती है उसके बीच राइट, में। क्यों जल जाता है? क्या ऐसी चीज होती है? से हाई करंट जब फ्लो करता है। ठीक है, तो फ्यूज किस चीज से बना हुआ होता है? बेसिक एलिमेंट क्या होता है उस फ्यूज में? अगर कभी आप फ्यूज को खोल के देखें तो फ्यूज के अंदर एक बिल्कुल पतली बारीक सी तार होती है, ठीक है। जैसे ही हाई करंट फ्लो करता है तो वो तार पिघल जाती है, क्योंकि तार पिघल गई, तार वहां से खत्म हो गई, तो एक ओपन सर्किट क्रिएट हो गया, ठीक है। बात जी सर। समझे? ठीक है ना, ओपन सर्किट क्रिएट हो गया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप घर में ये चाहते हैं कि ज्यादा करंट, अगर आप फ्यूज को चाहें कि वो ज्यादा करंट को पास कर ले या सस्टेन कर ले, तो उस तार को क्या करेंगे आप? थिक कर देंगे। वेरी गुड, थिक कर देंगे। उससे क्या होगी? उसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट? ऐसे ही है ना? जी सर। नॉर्मली घर में जो कॉपर वायर्स इस्तेमाल होती हैं वायरिंग के लिए, आपने अगर वो तार देखी हो तो क्या वो पतली तार होती है, मोटी तार होती है? सर नॉर्मल होती है, मतलब पतली तो नहीं होती। अच्छी खासी मोटी तार होती है बेटा, काफी जी। थिक होती है। और अगर आप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स वगैरह इसकी तारें देखें तो वो और ज्यादा मोटी होती हैं, वो बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, आपसे पकड़ी भी नहीं जाती। आपके मीटर के अंदर जो तार जा रही होगी वो और ज्यादा थिक होगी, ठीक है। जैसे। क्यों? ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब करंट ने फ्लो करना है तो ओहमिक लॉसेस प्रोड्यूस होंगे। ओहमिक लॉसेस की वजह से क्या होगा? करंट जो कंडक्टर है उसकी क्या चेंज होगा? हीट अप होगा जब वो वेरी हाई गुड, स्पीड पे। हीटअप होगा, हीटअप की वजह से बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जो पैच है, बाय लुकिंग एट दी डेटा शीट जो मैंने आपको दिखाई है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम कॉपर की थिकनेस 70 माइक्रोमीटर है, तो आपको क्या लगता है कि एक पैच एंटेना वुड इट बी एबल टू हैंडल हाई अमाउंट ऑफ करंट या पावर और नॉट? नहीं सर, ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि बहुत थिक ज्यादा नहीं होता कर है सकता क्योंकि जो कॉपर ऊपर लगाया गया है दैट इज वेरी थिन लेयर ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर उसमें आप हाई करंट पास करवाएंगे तो वो इटसेल्फ वो कॉपर वैसे ही जल जाएगा, ठीक है। वो पैच जो एंटेना था वो वैसे ही खत्म हो जाएगा, एक साइड से कंडक्टर खत्म हो गया तो फिर देयर इज नो एंटेना। इन ऑर्डर फॉर द एंटेना टू वर्क, द कॉन्फ़िगरेशन शुड बी कि यू हैव अ मेटालिक पैच, ठीक है, एंड देन यू हैव अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, एंड देन अंडरनीथ दैट यू हैव अनदर मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो ऊपर से कोई ना कोई उसका पीस बर्न आउट हो जाएगा, इट वोंट बी एबल टू हैंडल टू मच पावर। लेकिन स्टिल जो माइक्रोस्ट्रिप एंटेनाज हैं वो रेडार्स में इस्तेमाल हो रहे हैं,
ठीक है, एंड रेडार्स आर वेरी पावरफुल डिवाइसेस, या उनके आगे जो एंटेनास लगे हुए होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग अबाउट 10 वॉट्स, 20 वॉट्स, अप टू 100 वॉट्स ऑफ पावर। वहां पे भी माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास इस्तेमाल होते हैं। हाउ डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? क्या क्या ऐसी टेक्निक होगी जो कि ये अलाउ करेगी कि रेडार के अंदर जो एंटेनास हैं लगे हुए वो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेनास हो सके? ये आपको क्या लगता है कि रेडार में जो माइक्रोस्ट्रिप एंटेनास लगे हुए होते होंगे, या नॉर्मली जो एंटेना लगे होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? क्या टाइप होती है एंटेना की, किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? बेटा, व्हाट डू यू थिंक? रेडार्स के लिए जो एंटेनास हैं वो किस तरह के एंटेनास होते होंगे? चलें, लेट अस सी, लेट अस गो बैक टू, आपकी हेल्प करते हैं थोड़ी। रेडार एंटेनास, ओके, अच्छा जी। चलें, एक कॉन्फ़िगरेशन तो ये आपके सामने आपको रिफ्लेक्टर्स बेस्ड की नज़र आ रही है, ठीक है। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस आपको नज़र आ रही हैं? चलें, लुक एट दिस वन। व्हाट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस? एंटेना एलिमेंट क्या है और किस अरेंजमेंट में लगा हुआ है? अभी अभी हमने पढ़ा है आज से पहले, सर स्लॉट्स, ठीक है। स्लॉट्स तो एरर। ऑल ऑफ दीज आर स्लॉट्स। किस अरेंजमेंट में लगे हुए हैं? एंटेना एलिमेंट तो स्लॉट है, किस अरेंजमेंट में लगा हुआ है बेटा? अरे है। वेरी गुड, ठीक है, अरे में लगा हुआ है। व्हाट अबाउट दिस वन, व्हाट इज दिस? अगेन दिस इज अ रेडार, व्हाट इज दिस? किस चीज की अरे है? एंटेना एलिमेंट कौन सा है? सर पैच। वेरी गुड, माइक्रो से पैच है, लेकिन पैच की अरे है। तो एक, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हम 10 वॉट्स का हमारा रेडार है और हमने उसके आगे 100 एलिमेंट्स लगाए हुए हैं, ठीक है, तो हर एलिमेंट के ऊपर कितनी पावर होगी? पावर डिवाइड हो जाएगी ना, जी सर, 0.1 वॉट। ठीक है। तो हर एलिमेंट के ऊपर जो पावर होगी वो हो जाएगी 10 वॉट्स डिवाइडेड बाय 100, अबाउट 0.2 वॉट्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 100 एलिमेंट्स लगे हुए हैं, 0.2 वॉट्स, राइट? ऐसे क्या? हाँ या नहीं? जी सर, 0.1 वॉट हो जाएगी। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि बाय dividing that power you are still able to transmit, yeah, you are still able to use microstrip technology as antennas for your radars, because हर पैच के ऊपर जो इंडिविजुअल पावर है that is very small now, ठीक है। और पैच जो है वो इतनी कम पावर को या इतने कम करंट को जरूर हैंडल कर सकता है, ठीक है। गॉट माय पॉइंट? जी सर। ठीक है। तो दिस इज द टेक्निक। हम जो माइक्रोस्ट्रिप पैच है, ऑल्दो के इट इज अनेबल टू हैंडल हाई अमाउंट ऑफ पावर, लेकिन जब हम उसको अरे कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाते हैं तो ये वाला डिसएडवांटेज काफी हद तक हमारा मिटिगेट हो जाता है या खत्म हो जाता है, ठीक है। एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है विच इज कॉल्ड स्पूरियस फीड रेडिएशन। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू थिंक कि इसका क्या मतलब होगा? और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। दिस इज हाउ द पैच इज लुक्स लाइक।
एंड ये जो आपके सामने ये जो चीज है, जो ये यहाँ से लाइन आ रही है, दिस इज द फीड, एंड दिस इज द एंटेना पार्ट। ठीक है, तो आप इसको देख के मुझे बताइएगा कि इस बात का क्या मतलब होगा, यानी विच इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ पैच, स्पूरियस फीड रेडिएशन, व्हाट डू यू थिंक इट इज? क्यों बेटे, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? चलिए, आप शायद सोच नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, चले मैं आपको हेल्प करता हूँ थोड़ी। ओके, डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर वाइज, डू यू थिंक या कॉन्फ़िगरेशन वाइज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन दिस पार्ट एंड दिस पार्ट? यानी ये जो लाइन मैंने लगाई है, इससे राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर, डू यू थिंक देयर इज एनी डिफरेंस in terms of structure of the patch? क्यों बच्चों, do you think there is any difference? बच्चों बताओ ना यार, हेल्प मी आउट। सर जो फीड कनेक्टेड है, इस जो स्क्वायर पैच था उसकी शेप थोड़ी सी चेंज हुई है फीड की वजह से। वेरी गुड, पहले मुझे इस तरह से वर्टिकल स्ट्रक्चर वाइज बताएं। बोथ ऑफ देम दे हैव अ मेटल, दे हैव अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दे हैव अ ग्राउंड प्लेन, राइट? ऐसे ही है ना, इस साइड पे भी ऐसे ही, इस साइड पे भी ऐसे ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि ये पैच जो है ये थोड़ा बड़े साइज का है और जो फीड है वो थोड़ी छोटे साइज की है, राइट? ऐसी बात ही है ना? यस सर। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, चलिए अगर मैं इन दोनों को अभी सेपरेट कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, can you tell me by looking at it, do you find any difference? If I ask you कि क्या ये एक एंटेना है या ये एक एंटेना है, do you find any difference between the two or not? नहीं सर, डिफरेंस तो नहीं क्योंकि पैच तो दोनों हाँ, ही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि this can be all, ये वाला जो पार्ट है, this can also behave as an antenna। ये जो फीड पार्ट है, this can also behave as an antenna, ठीक है? Which is one of the disadvantages of the patch. The only problem is, या the only advantage is कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी विड्थ ज्यादा है तो इसका अपर्चर साइज ज्यादा है, ठीक है? इसका फिजिकल एरिया ज्यादा है, तो दिस विल बिहेव एज अ गुड और बेटर एंटेना एज अपोज टू दिस वन, ठीक है? एक और बात ये है कि ये वाली इसकी जो लेंथ है वो हमने अभी डिस्कस तो नहीं किया, लेकिन इट इज रफली λ/2, ठीक है? विच इज अ रेजोनेटिंग, यहाँ से ओपन शॉर्ट सर्किट इस तरह की चीजें आती हैं। जो ये फीड है इसकी लेंथ का हमें कोई पता नहीं है, ये एक ऐसे रैंडम सी वैल्यू है, तो इट कैन बी अ रेजोनेटर एंड इट आल्सो कैन नॉट बी अ रेजोनेटर, ठीक है? लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज बोथ ऑफ देम दे आर सिमिलर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दोनों के अंडरनीथ सेम है, ऊपर करंट है, नीचे करंट है, दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देयर माइट बी सम एडिशनल रेडिएशन बिकॉज ऑफ this particular feed which is coming from this side, so this is one of the disadvantages of the patch। और ये disadvantage इस वजह से होगा क्योंकि now this will behave as antenna number 1 and this will behave as antenna number 2, तो ये जो दोनों हैं ये मिलके एक अरे की तरह से बन जाएंगे, ठीक है? तो एक्चुअल जो एक पैच का रेडिएशन पैटर्न होना चाहिए था, हो सकता है आपको वो ना मिले बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि ये उसकी रेडिएशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा या उसके पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंज लेके आएगा, ठीक है? सर तो इसके लिए हम जी बेटा, इसको भी जैसे हम बाकियों की तरह कोई कनेक्टर या कोई ऐसी चीज़ नहीं यूज़ कर सकते कि
जो हमारे कोएक्सियल है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, हम फीड लाइन लगाना लाजमी बेटा है इसके साथ? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा ये, क्योंकि यू आस्क्ड इट अ लिटिल अर्लियर, तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स जिस तरह से या जिसके जरिए से हम पैच को फीड कर सकते हैं। ये जो माइक्रोस्ट्रिप लाइन है, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स, ठीक है। ठीक। कोएक्सियल इज अनदर मेथड जो कि यहाँ पे है। नाउ इफ यू लुक एट इट बाय लुकिंग फ्रॉम द टॉप, देयर इज ओनली वन रेडिएटिंग एलिमेंट, ठीक है। और हमने कोएक्सियल को यहाँ से हमने ऐसे फिट कर दिया, ठीक है। फिर एक और तरीका आप ये देखें, हमने क्या किया है, क्योंकि हमने ये कहा कि यहाँ पे भी ये बात लिखी हुई है कि जो पैच है उसके लिए जो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स हैं, दे हैव डिफरेंट परमिटिविटी वैल्यूज, ठीक है। तो for an antenna you have a low permittivity value, for a microstrip circuit you have a high permittivity value, ठीक है। तो normally if you want to avoid this if you want to avoid this disadvantage, so the idea would be that there should be separate material, यहाँ पे there should be some material ER1 और यहाँ पे there should be some material ER2, this one should be very low permittivity and this one should be very high permittivity, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है, हम एक और अरेंजमेंट इसमें ले आते हैं which is called proximity coupling। इसमें if you look at it, there is one dielectric material, उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन है, फिर उसके ऊपर एक और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसके ऊपर एंटेना है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि ये वाली जो कपलिंग है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग, कि यहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो एनर्जी है वो नीचे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और उस एनर्जी को हम कपल कर रहे हैं इनटू द एंटेना, ठीक है। और ये जो ग्राउंड प्लेन है ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को माइक्रोस्ट्रिप कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर रहा है। देयर इज अनदर मेथड जिसमें हमने ग्राउंड प्लेन दरमियान में ले आए हैं और फीड जो है वो नीचे ले आए हैं। अगेन द आइडिया इज टू हैव टू डिफरेंट इलेक्ट्रिक मटेरियल, दिस वन suitable for a transmission line and this one suitable for a patch, ठीक है, for an ओके। तो हम बिल्कुल डिफरेंट एंटेनास जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। बस ये आखिरी चीज, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं। जो डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए या डिफरेंट मटेरियल्स को इस्तेमाल करते हुए, नाउ यू कैन ऑब्टेन एफिशिएंसीज अप टू 90%। जो बैंडविड्थ है वो लो बैंडविड्थ भी एक डिसएडवांटेज है पैच का, लेकिन नाउ यू कैन अचीव अप टू 35% bandwidth, ठीक है। Bandwidth is generally dependent on the thickness of dielectric material. If you use a thicker material, you'll have a high bandwidth. If you have a small thin dielectric material, you'll have a smaller bandwidth, ठीक है। जो पैच एंटेनाज हैं इनको हम इंटरचेंजेबली माइक्रोस्ट्रिप एंटेनाज के तौर पे भी बुलाते हैं, बिकॉज ये माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, चलें, बाकी हम जो है वो इसको कल देखेंगे। हमने यहीं तक इसी पॉइंट तक जाना है, तो ठीक है। बाकी हम इसको कल देखेंगे, माइक्रोस्ट्रिप एंटेना को कल कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं अब आपकी असाइनमेंट्स और टास्क वगैरह उसके ऊपर बना दूंगा, टीम्स के ऊपर लैब भी क्रिएट कर दूंगा, तो लैब भी आप सबमिट करा दीजिएगा आज, और फ्राइडे तक जो है वो अपना टास्क नंबर 1 जो मैंने आपको दिया था मैटलैब का इम्प्लीमेंटेशन यूनिफॉर्म लीनियर अरे की, वो भी आपने करनी है। और आज का टास्क मैंने आपको ये दिया है कि आपने स्लॉटेड वेवगाइड को स्टडी करना है और देखना है कि ये किस तरह का एंटेना है, किन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है। 3-4 चीज़ें मैं आपको लिखूंगा, उसके अराउंड आपने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है, एंड देन यू हैव टू राइट अ 2-pager फॉर मी, ठीक है। So if you have any questions, please do ask. If you don't have any questions, so please that would be all from my side. जी बेटा, anything? No sir. चलो, अच्छा बेटे, आपको
किसी भी चीज़ की अगर समझ ना लग रही हो या समझ नहीं लगी पीछे से, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी कि भाई हम आगे जाते जा रहे हैं, पीछे से ये चीज़ कवर होने वाली है, ये चीज़ कवर होने वाली है, ठीक है, बिकॉज वी आर नॉट अगेन इंटरैक्टिंग फेस टू फेस। तो आई डो नॉट नो वेदर यू गाइज आर ओनली हुक्ड अप फॉर द अटेंडेंस या आप उसको अभी लाइव सुनते भी हैं, क्योंकि कुछ 2-3 लोग सिर्फ जवाब दे रहे होते हैं, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। लेकिन अगेन आई एम ऑलवेज अवेलेबल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो कि वी कैन ऑलवेज टेलर द कोर्स फ्लेक्सिबली सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो, ठीक है, ऑफ वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट। सही है? हाँ जी सर। सर ये वाली स्लाइड्स लास्ट जो हमने पढ़ी है वो भी शेयर कर दें, और आपने कुछ इसमें एग्जांपल्स दी थी, क्रॉस के बुक से कोई और सी बुक थी, बैलेंस की नहीं थी। अच्छा जी, क्रॉस की किताब थी जी बेटा। तो ठीक है मुझे पॉसिबल हो तो शेयर कर दें। जी, ठीक है बेटा, ओके 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 बेटा, कर दूंगा। चलो ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। Okay.